नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल आपका अपना एसपी सर से एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास जो थी है ना, मतलब इस चैप्टर के पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आपेक्षिक गति पर काफी सारी चर्चा करी थी। आपेक्षिक गति को लेकर हमने सारी बातें कर ली थी। आपेक्षिक गति की और भी बातें हमें करना है, लेकिन बेटा वो समतल में आपेक्षिक गति होती है, तो उसको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम, समतल में गति। आज लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम सदिश पढ़ेंगे। सदिश मुझे पता है सर आपने पढ़ा दिया था, हमें आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊंगा और सदिश से जुड़ी और क्या इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए आपको एक से दो लेक्चर में हम कवर करेंगे, ताकि हमारा सदिश और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद में बेटा हम प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, जो इस पूरे चैप्टर की जान है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। फिर उसी में हम बेटा ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण देखेंगे। मतलब देखो, प्रक्षेप गति मतलब अगर आपने किसी भी एक गेंद को किसी कोण पर फेंक दिया, समतल में गति। समतल में गति का मतलब क्या बेटा, उस वर्ड का मतलब है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु द्विविमीय गति करे। मैंने आपको पहले शुरू किया बताया था कि सरल रेखा में गति मतलब सीधे गया सीधे आया, या एक विमीय गति होगी, या सीधे सीधे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है। लेकिन अगर कोई वस्तु सीधे मतलब आगे भी जाए और इस दिशा में भी चले, है ना, जैसे बोर्ड है, तो अगर कोई वस्तु यहाँ पे बोर्ड मान के बोर्ड पर मैंने लाइन खींची है ना, या जैसे यही उड़ता आया था अभी, या इसके तरह से बोर्ड में लाइन खींची, तो ये क्या है भैया, ये द्विविमीय है ना। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई एक चीटी मान के चलो इस पर चल रही है, तो ये कैसी गति होती है, द्विविमीय या समतल में गति होती है। तो बेटा ये बात हमने जब द्विविमीय एक विमीय गति पढ़ा, बिना पूछा द्विविमीय त्रिविमीय गति के बारे में मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया था कि अगर मान के चलो तुम एक मनुष्य हो और इंसान हो भैया, हाँ, तो अगर तुम उड़ ना सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम धरातल पे इधर जा सकते हो, तुम धरातल पे इधर जा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम एक रूम में से तुम चीटी से उतर चले जाओगे, अब वो मतलब सीढ़ी पे चल जाओगे, बात कर रहा हूं मैं। दोनों एक रूम में अगर तुम चल रहे हो तो तुम एक्स में चल सकते हो, वाई में चल सकते हो। मतलब क्या करा मैंने, दो विमाएं बांट दी, एक्स दिशा और वाई दिशा। तो तुम ऐसा कहीं भी ना सकते हो, इधर कहीं भी ना सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये कैसी गति हुई, या द्विविमीय गति हुई, या समतल में गति हुई, ठीक है। तो उसमें ही अगर आपने एक गेंद को किसी कोण थीटा पर फेंका तो गेंद ऐसी उड़कर जाएगी। तो यह कैसी गति हुई, ये भी एक तल में गेंद गई है ना, अगर मान के तो गेंद यहां से फेंक उड़कर यहां गई, तो ये कैसी गति हुई, यह भी जो है यह द्विविमीय गति या समतल में गति हुई, और इसी को प्रक्षेप गति के रूप में हम पढ़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है सर कि मैं कहीं ऊंचाई पर खड़े होकर गेंद को सीधे फेंक दूं, तो ये क्षैतिज प्रक्षेपण हो जाएगा, या इसके अलावा मैं किसी ऊंचाई पर खड़े होकर किसी कोण पर गेंद को फेंक दूं, तो ये कैसा हो जाएगा भैया, तिर्यक प्रक्षेपण हो जाएगा, ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण। तो इन सब के बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम बेटा समतल में आपेक्षिक गति देखना शुरू करेंगे ना। जैसे कुछ सवाल हो सकते हैं, आपने जब आपेक्षिक गति पे देखी हो तो कुछ किताब वाले या कहीं पे सवाल जो नदी नाव के या व्यक्ति वर्षा संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो वहीं डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली किसके प्रश्न है, वो द्विविमीय आपेक्षिक गति के प्रश्न है। तो उनको हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। क्लियर बेटा। तो ये सब चैप्टर हमको पढ़ना है। हम शुरू कर रहे हैं आज सदिश से। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम फील लेंगे, सदिश होता क्या है। हमारे पास ऑलरेडी इस बात का बहुत फील है, लेकिन फिर भी हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे, सदिश होता क्या है। फिर सदिश का ज्यामिति निरूपण देखेंगे और सदिश योग करना सीखेंगे। क्लियर बेटा, ये सब कुछ आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं, सदिश वास्तव में होता क्या है। तो हमने ये समझा था सर कि जब आपने हमें भौतिक राशियों के बारे में ज्ञान दिया था, तो भौतिक राशियां जो थी वो दो प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? अगर मैं दिशा है ना, दिशा और परिमाण के रूप में देखूं तो उसमें दो प्रकार की भौतिक राशियां बताई थी हमने। कौन कौन सी बताई थी आपको? एक बताया था सर, एक अदिश राशि होती है और दूसरा आपने बताया था सदिश राशि होती है। तो ऐसा हमने तब देखा था कि अगर मेरे पास केवल परिमाण है, जिन भौतिक राशियों के पास परिमाण है तो वो कैसी होती है, अदिश, और जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी सदिश। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको और कैसे समझ सकते हैं? देखो बेटा, है ना, सदिश राशि हमारे जीवन में, या सदिश मतलब उसकी जो दिशा है ना, दिशा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान के चल तू पढ़ रहा है तो पढ़ जा रहा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिशा नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या कितना पढ़ना है, तो क्या नीट का एग्जाम निकलेगा? कतई नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये बात का ज्ञान दिया जाए, इस बात का एहसास हो कि हाँ इसमें इतना मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा और या इसमें इससे ऊपर नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, तो नीट का एग्जाम निकलेगा, है ना। जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं तो क्या कोई इनका अंत है क्या? नहीं बालक, इनका कोई अंत नहीं है ना। अरे भैया फिजिक्स में इंजीनियरिंग लोग पीएचडी कर लेते टॉपिक्स पे जो तुम पढ़ते हो, तो फिर कैसे हम लगाम लगाए? वह दिशा से पता चलेगा कि हाँ हमें जितना गुरुजी ने बताया है या जितना सर ने बताया है यहां तक पढ़ना है, या इस चैप्टर में इतने सवाल करने हैं, हमको जानबूझ के दूसरे सवालों में नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि हमारा समय खराब होगा और हमारी दिशा भटक जाएगी। अगर दिशा से भटके तो नीट के दरवाजे बंद होते न जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यही इंपॉर्टेंस होता है दिशा का हमारे जीवन में, है ना। या जैसे मान के चलो, है ना, इसके पीछे सभी हम समझ सकते हैं। मान के चलो कि एक बार क्या हुआ, एक वो चिंटू और मुन्नी थे भैया, तो चिंटू ने सोचा कि मैं मुन्नी को चॉकलेट दिखाता हूं। क्या सोचा भैया? चिंटू ने सोचा मैं मुन्नी को चॉकलेट दिखाता हूं। तो एक चौराहे पे खड़ा हुआ था, चौराहा समझते हो ना, जाता रास्ते होगा चौराहे पे खड़ा। तो चौराहे पे यहाँ खड़ा था, है ना, उसने एक व्यक्ति से पूछा, मुन्नी से पूछा, भैया मुन्नी के लिए हमको चाहिए चॉकलेट, कहां मिलेगी? तो उसने बोला यहाँ से 100 मीटर दूर चॉकलेट मिल जाएगी। वो मुन्नू बता रहा था, उतने देर में चिंटू को लगा भैया चॉकलेट की दुकान मिल गई। तो चिंटू जो है वो 100 मीटर तक भाग गया। अब 100 मीटर तक भागा, लेकिन यहाँ पे कोई दुकान नहीं मिली, नहीं यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चल गया, लेकिन उसे कोई दुकान नहीं मिली। तो फिर यहाँ पर खड़े व्यक्ति से उसने फिर से पूछा, भैया बताओ यहाँ पे चॉकलेट की दुकान नहीं है ना। उसने तो बोला था हमारे मित्र ने कि यहाँ पर चॉकलेट की दुकान मिलेगी, लेकिन मिली नहीं, कहाँ है चॉकलेट की दुकान? तो उसने यहाँ पर खड़े व्यक्ति ने बोला कि भैया 200 मीटर चले जाओ, चॉकलेट की दुकान मिल जाएगी। तो उसने बोला 200 मीटर चले जाओ, भैया 200 मीटर भागो, 200 मीटर, वो 200 मीटर और भाग गया, 200 मीटर और भागा, फिर चॉकलेट की दुकान नहीं मिली। ठीक है, फिर यहाँ पर खड़े व्यक्ति ने बोला, अरे मूर्ख बालक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, भले ही मुन्नी के लिए तुझे चॉकलेट खरीदनी है, लेकिन अपनी दिशा तो सुधार ले, बस चले जा रहा है। वो इसके पहले वाला व्यक्ति भी सही बोला, इसके पहले वाला व्यक्ति भी सही बोला, है ना। फिर यहाँ पर जो बैठे ताऊ जी थे उसने समझाया, उसका कान मोड़ा और बस सुन मेरी बात, अब चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट इधर की दिशा में नहीं, चॉकलेट तू जहाँ आया है वहां जा और वहां से ऊपर की दिशा में उत्तर की दिशा में 100 मीटर जाना था। फिर चिंटू के ठिकाने आई कि भैया हो गई है बहुत गड़बड़। तो फिर यहाँ से उसने उसे पूछा कि भाई ताऊ बताओ हमें दुकान कहाँ मिलेगी? तो उसने बोला यहाँ से 400 मीटर दूर जाओ तो तुझे दुकान मिलेगी। तो उसने सोचा 400 मीटर कैसे जाऊं? तो ताऊ ने बोला कि चौराहे तक जा। तो चौराहे तक गया तो 300 मीटर वापस पहुंचा और उसके बाद में चौराहे तक आया, उसके बाद यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर गया। तो भैया मुन्नू ने तो सही बोला था कि चौराहे से 100 मीटर दूरी पे दुकान है, चिंटू ने सुना नहीं, भाग गया गलत दिशा में, है ना। तो भैया दिशा का तो बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए हमारे पास ना, ये देखो ये क्या है, हमारे पास विस्थापन हो गया कि किस दिशा में हमें विस्थापित होना था, तो कुछ भी चल सकते हो। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंस है भैया दिशा पता होनी चाहिए, दिशा।
ठीक है ना। ऐसे ही एक बार रामलाल अपने घर पर था, है ना, उसके पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी। तो यहाँ पर रामलाल के पिताजी ने बोला कि हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी संपत्ति छुपा के रखी थी बेटा, आज हम वो तुम्हें दान कर हम तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। तो ये सुनकर रामलाल बोला भैया पैसा ही पैसा होगा अब तो उसके पिताजी ने बोला कि वो धमाल पिक्चर देखी तुमने, धमाल, है ना, तो उसने बोला कि वो डब्लू वाला नारियल का पेड़ है, डब्लू वाला नारियल का पेड़ है, उसके नीचे हमने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन गाड़ के रखा है। तो ये रामलाल के साथ जितने भी दोस्त रिश्तेदार सब खड़े हुए थे, उन्होंने जैसे ही सुना भैया पैसा ही पैसा होगा तो वो सब भाग गए वहां से, है ना। तो वो भागे और पहुंचे डब्लू, है ना, एक पार्क में डब्लू के पास। तो भैया डब्लू से उसने के पिताजी से बोल रहे थे कि डब्लू से 5 मीटर दूरी पर मैंने सोना गाड़ा है। तो 5 मीटर दूरी वो बता रहा था बेचारा, है ना, मरने से पहले बोल रहा था कि कहां जाना है 5 मीटर, किसी ने नहीं सुना, भाग गए सबके सब। बोले भैया चलो डब्लू के पास चलेंगे, 5 मीटर दूरी पर सोना ही सोना होगा, पैसा ही पैसा होगा। तब ये सब पहुंचे यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 मीटर दूरी, तो उसने सोचा 5 मीटर नीचे खोद देते हैं, मिल जाएगा। तो 5 मीटर नीचे खोदा, कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा भैया ये तो नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा 5 मीटर इधर खोद देते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला, है ना। फिर उन्होंने सोचा 5 मीटर इधर खोद देते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये दिशा समझकर नहीं आए, वहां से दिशा समझकर नहीं आए। फिर 5 मीटर गड्ढा पूरी जगह खोद दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे तो 5 मीटर तो कहीं भी हो सकता है ना, आसमान के चलते पेड़ से 5 मीटर दूरी पे कोई गड्ढा खोद दिया, कहीं नहीं मिला। 5 मीटर ऊंडा गड्ढा खोद दिया, फिर भी नहीं मिला। हो सकता है कि वो यहाँ से किसी तीर से, मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया, फिर लगा अच्छा यहाँ से मैं जमीन से 36 डिग्री का कुआं बना के गड्ढा खोदूंगा वहां पर, तो मुझे वहां पर सोना मिलेगा। अब वो बता रहे थे, उन्होंने सुना नहीं। तो अब ऐसे तो पूरी जमीन खोदना पड़ जाएगी, तब भी जाके शायद ना मिले। कहाँ है 5 मीटर? कहीं भी हो सकता है 5 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सदिश का। सदिश में इंपॉर्टेंस की बात है, दिशा की बात है, क्लियर बेटा। इसके अलावा हमने सदिश और अदिश में और भी डिफरेंसेस पढ़े थे। क्या बातें पढ़ी थी? इस सदिश राशियां जो होती है ना, जो सदिश राशियां होती है, उनको हम सीधे सीधे जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना हमें सदिश के लिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे। मैं तुम्हें स्कूल जैसे डिफरेंस नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें नीट के लिए पढ़ना है, ये 11वीं कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसा कॉलम बना गया सदिश सदिश है, ये है ना। तुम अपने आप समझ सकते हो कि एक में परिमाण है, एक में परिमाण और दिशा दोनों है, ठीक है। फिर उसके बाद में सदिश सदिश दो सदिश या दो से ज्यादा सदिश सदिश के योग के लिए सदिश बीजगणित के नियम होते हैं, है ना। मतलब ये नॉर्मल जो बीजगणित होता है हमारा, जोड़ घटाव वाला नहीं, कुछ अलग बीजगणित है, उसके नियम होते हैं, ठीक है। कैसे अलग है? अरे तुम्हें आते हैं क्या? आते हैं बिल्कुल, है ना। इसके बारे में बल्कि चर्चा भी पिछले चैप्टर्स में, तो उससे हम ये बातें समझ भी चुके थे। मैं या अगर हम एग्जांपल से समझ लेते, तो यहाँ पर से वही वाली बात है भैया कि अगर हमें यह देखना है कि चिंटू जो है वो 100 मीटर इधर चला, 100 मीटर इधर चला, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में इसका विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन के लिए ये तुझे पता है 100 मीटर, ये पता है 100 मीटर, ये वाली दूरी निकालना पड़ेगी विस्थापन के लिए। तो वो कैसे निकालोगे? त्रिभुज के पाइथागोरस बाबा की, त्रिभुज में पाइथागोरस बाबा की जय हो। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस बाबा का नियम लगा देंगे और ये दूरी निकाल लेंगे। आई बात समझ। तो ये क्या एक तरीके से सदिश बीजगणित के नियम है। इन्हीं नियमों पे हम और आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। सदिश को लेकर जब मैं वीक पढ़ा रहा था कि अगर सदिश है बेटा, तो सदिश में दो चीजें, परिमाण और दिशा, दोनों में से कुछ एक भी बदला, तो सदिश राशि परिवर्तित हो जाएगी, है ना। क्या लिख सकते हैं हम? यदि परिमाण या दिशा परिवर्तित होते हैं तो सदिश परिवर्तित होता है। सदिश में अगर दिशा, हाँ ये तो ठीक कर रहे थे हम, चलो। तो यहां पर हम बोल सकते हैं यदि परिमाण या दिशा परिवर्तित होती है तो सदिश परिवर्तित होता है, हम दोनों में से कुछ एक भी परिवर्तित हुआ तो सदिश बदल जाएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं सदिश और अदिश में। अदिश में केवल परिमाण बदलेगा तो सदिश परिवर्तित हो जाएगा। चलो, तो अब ये सदिश और अदिश को लेकर तो हम छोटा फील आया और छोटी बातें तो हमें चमक गई। अब इसके अलावा और क्या? देखो, अब हमें यह सीखना है कि हम किसी भी सदिश को किसी भी सदिश को चिन्हित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सदिश को चिन्हित करने की प्रक्रिया, मतलब सदिश जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, यहां पर से चिंटू पहले दौड़ा इधर गया, फिर चिंटू दौड़ा इधर गया, ठीक है। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था और ये बिंदु सी था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि चिंटू का ए बिंदु से कहां पर स्थिति है या कहां पर विस्थापन हुआ है, विस्थापन किस राशि थी? सदिश राशि थी। तो ए से सी सर, ए से सी, तो ए से सी ये होगा। तो ए से सी ये मैं इसको एक सदिश के रूप में दर्शाऊंगा। ये देखो, ए से शुरू होकर सी तक गया, वो गया भले भी इसके द्वारा विस्थापन होगा तो क्या होगा? ए से सी होगा। तो यहां पर ये जो मैंने आपको बनाया है, ये एक सदिश दर्शा के बताया है ना। सदिश के पास दो चीजें हैं, एक परिमाण है और एक दिशा है। तो यहां पर हम सदिश को ये एरो से, है ना, एक ऐसा तीर कमान जैसा एक एरो बनाएंगे, तो एरो से चिन्हित करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है इस एरो में? देखो बेटा, इसमें दो चीजें हैं, एक है इसकी पूंछ और एक है इसका शीर्ष या सिर भी बोल देते हैं ना। तो एक एरो में दो चीज होगी, पूंछ होगी और एक शीर्ष होगा। तो जहां से सदिश शुरू हो रहा है उसे हम पूंछ बोलेंगे और जहां पर खत्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। क्लियर है? छोटी सी बात है ना। तो यहाँ पर ये इस दिशा में, मान लो एरो इस दिशा में, तो ये इधर की तरफ, ये यहाँ पर खत्म हुआ और यहाँ से शुरू हुआ। तो ए से शुरू हुआ और सी पर खत्म हुआ। अगर मैं इधर की तरफ एरो बना देता तो क्या होता है? वो सी से पूंछ पर देता, नीचे कर देता, सी से शुरू होता और ए पर खत्म होता। तो ये छोटी सी बात हम यहाँ से बखूबी रूप से समझ सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो एरो बनाया गया है ना, ये एरो बनाया गया, इसमें इसका जो शीर्ष है, तो यहाँ पर जो शीर्ष है वो दिशा देता है। इसका जो शीर्ष है वो क्या देता है बेटा? दिशा। यहाँ पर किस दिशा में है? तो इस दिशा में है, तो शीर्ष इसका दिशा देता है। साथ ही साथ इसमें जो इसकी लंबाई है, लंबाई, इसकी कुछ लंबाई होगी भैया, है ना। ये 10 मीटर का है, 15 मीटर का है, कितनी मीटर का हो सकता है। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो हमें परिमाण देती है। क्या देती है? परिमाण, है ना। मतलब जितना ज्यादा लंबा सदिश होगा, परिमाण उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर शीर्ष से पूंछ तक की जो दूरी होगी वो लंबाई कहलाएगी, वो परिमाण देगा, और जो शीर्ष होगा वो दिशा देगी।
क्लियर, एकदम छोटी सी बात है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं इसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक सदिश है, देखो यहाँ पर ये एक सदिश आ गया ए से सी, तो मैं इसे बोलूंगा ये ए सी सदिश, ऐसे बोल के ए से शुरू हुआ सी तक गया तो होगा ए सी सदिश, उसके लगा दिया हमने एक एरो, है ना। ये एरो हम ऐसे इसको वैसे लगाना तो जैसे पूरा, लेकिन हम बार बार ऐसा ना करते हुए इसको ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ए सी सदिश, क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल करते हैं, मान के चलो बिंदु पी था, ये बिंदु क्यू था, तो यहाँ पर हमने एक सदिश बनाया, तो बताओ इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम सर जी रखा जाएगा पी क्यू सदिश, क्या रखा जाएगा, पी क्यू सदिश। ऐसे ही मान के चलो एक सदिश यहाँ ये एक्स से शुरू हुआ वाई पर खत्म हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या नाम दूं इसको, है ना, क्या नाम दूं इसे मैं, है ना। तो यहाँ पर इस सदिश को क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे नहीं बोल रहा हूं, है ना, इस सदिश को क्या नाम दे, तो ये सदिश को नाम क्या देंगे, एक्स वाई, एक्स से शुरू हुआ वाई पर खत्म हुआ, एकदम छोटी सी बात है। तो ऐसे कहीं से भी शुरू होकर कहीं पर भी खत्म हो सकता है, तो सर जिस बिंदु से शुरू होगा और जिस बिंदु तक जा रहा है तो वहां पर एक्स से शुरू हुआ और वाई पर जा रहा है, तो इसलिए मैंने एक्स वाई सदिश बोल दिया। अच्छा, और भी किसी रूप से चिन्हित कर सकते हैं क्या, हाँ हो सकता है कि यहाँ पर जो अल्फाबेट ले रहे हैं वो छोटे भी ले सकते हैं, ए बी छोटे मोटे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कभी कि यहाँ पर मेरे पास ये एक ए सदिश है, क्या है भैया ये एक ए सदिश है, तो यहाँ पर अगर ये ए सदिश है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्या इस पूरे को ए नाम दे दिया मैंने, अरे इस पूरे को ए नाम दे दिया, ए सदिश है। हो सकता है अगर यहाँ पर ये बिंदु है, अगर मान के चलो ये ओ बिंदु है, पी बिंदु है, तो ये ओपी तो मैं बोलूंगा ही ओपी सदिश, लेकिन इस पूरे ओपी को मैंने नाम ए भी दे दिया, दो नाम हो सकता है घर का एक स्कूल का, तो यहाँ पर जहां से शुरुआत जहां तक गया वो एक नाम हो सकता है, या इस पूरे को भी एक ए से बी से सी से जेड से हम चिन्हित कर सकते हैं। तो ये सदिश को लिखते कैसे वो मैंने आपको सिखाया। अब सदिश में दो चीजें थी, देखो एक इसका शीर्ष था जो हमें दिशा दे रहा था और लंबाई थी जो परिमाण दे रही थी। अभी निकालते कैसे उसको हम आगे चलकर समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना हमारे लिए जरूरी था। अब इसके अलावा जो हमने पीछे पढ़ा और अभी जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा पहले मिला कर देखते हैं। हमने सीखा कि सर किसी भी एक सदिश को ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी एक सदिश में अगर सदिश को परिवर्तित करना है तो सदिश में अगर आपने लंबाई बढ़ा दी, जैसे मान के चलिए ए सदिश था, ऐसा का ऐसा 2 कॉपी ये सदिश में बना दिया, ये मैंने बोल दिया, ये मैंने बोल दिया, ये पॉइंट हो गया एक्स, ये पॉइंट हो गया वाई। क्या यहाँ पर ओपी सदिश और एक्स वाई सदिश एक ही है या अलग अलग है, एक ही है या अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों सदिश अलग अलग हो गए। अच्छा अलग अलग हो गया, देख ऐसा कहा मैंने, इतना ही बड़ा एक सदिश यहाँ पर भी मैंने बना दिया और इधर की दिशा में बना दिया, और इसे मैंने बोल दिया कुछ आर एस सदिश, तो ये आर एस सदिश और ओपी सदिश की लंबाई वही है, तो क्या ये सेम है या अलग अलग है, तो ऑब्वियस बात है इसकी दिशा अलग अलग है, अलग अलग सदिश हो गए। तो कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि अगर मान के चलिए ओपी सदिश है, अगर तुमने इसकी लंबाई बढ़ाई या दिशा परिवर्तित करी तो सदिश परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन किंतु परंतु मेरी बात ध्यान से सुन कि अगर तूने इस सदिश को बिना लंबाई में परिवर्तन करे और बिना दिशा में परिवर्तन करे, इस स्पेस में या इस जगह में कहीं भी घुमा दिया तो वो सदिश परिवर्तित नहीं होगा, है ना। फिर से देखो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, पहले समझो। ये यहाँ पर ये ओपी सदिश था, तो ये ओपी सदिश था, ये पहला ओपी सदिश है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ रख दूं, वहां रख दूं, ऐसा कर दूं, कहीं भी ले जाऊं तो ये सदिश परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा और इसका परिमाण पेन जो है उसमें तो थोड़ी दिया मैंने, अब पेन तोड़ूंगा फालतू नुकसान होगा। देखो तो यहाँ पे पेन तो लंबा है, अब इस पेन को मैं इधर की तरफ ही उधर दिख रहा है, तो यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, वहां ले गया, यहाँ कहीं ले गया, लेकिन हर बार तो इसका जो शीर्ष है उसी दिशा में है, तो ना तो दिशा बदली ना तो परिमाण बदला। तो अगर दिशा ना बदले परिमाण ना बदले तो सदिश परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि किसी भी सदिश को यदि किसी भी सदिश को बिना दिशा और परिमाण परिवर्तित किए, मैं ऐसा दिशा और परिमाण बदले कहीं पर भी स्पेस में, है ना, क्या बोल सकते हैं हम, स्पेस में मतलब ये जो हमारी जगह है हम स्पेस बोल सकते हैं, स्पेस में चलाया जाए तो यह परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, यदि किसी भी सदिश को बिना दिशा और परिमाण बदले कहीं पर भी मतलब स्पेस में चलाया जाए तो यह परिवर्तित नहीं होता, सदिश वही रहेगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम, जैसे मान के चल एक सदिश था आगे पेज पे जाते हैं, मान के चल एक सदिश था ये, दूसरा सदिश था ये, तो अब हमने क्या सोचा कि यार सर ये दोनों सदिश तो है ना, ये दोनों सदिश तो बहुत दूर है एक दूसरे से, नहीं ये सदिश बोल दिया, ये सदिश बोल दिया, ये दोनों दूसरे बहुत दूर है, मैं इन्हें पास कैसे लेकर आऊं, तो पास लाने के लिए क्या करा हमने, अब इस सदिश को मैं यहाँ पर इस लाइन पे कहीं भी चला सकता हूँ, इस सदिश को यहाँ पर लाइन कहीं भी आगे पीछे कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस सदिश को थोड़ा सा पीछे ले आता हूं और इस सदिश को थोड़ा सा पीछे ले आता हूं, उसको पीछे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, ये सदिश भी पीछे ले गया, बी सदिश भी पीछे ले गया, तो दोनों मिल गए और इनके मध्य कोण वगैरह, इनका परिमाणी सदिश वगैरह मैं बहुत आसानी से निकाल पाऊंगा। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे एक तरफ से लगा लगा, अब हमें समझ नहीं आ रहा इसका परिमाण कैसे निकाले, है ना, इन सबका मिलकर धक्का कितना है, तो यहाँ पर इन सबका मिलकर धक्का कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे सर देखो ये एक सदिश है उसको उठाकर ऐसा कैसा मैं यहाँ लिया, ये एक सदिश को उठाकर ऐसा कैसा मैं यहाँ लिया, ये एक सदिश को उठाकर ऐसा कैसा मैं यहाँ लिया, ये एक सदिश को उठाकर ऐसा कैसे यहाँ रख दिया, ये एक सदिश को उठाकर ऐसा कैसे यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर इनका परिमाण निकालना समझ में आएगा, मुझे ये दिखा कि अच्छा ये इतने कोण पे सदिश है, परिमाण निकाल सकता हूँ, तो आने वाले समय में इनका परिमाण निकालना सीखेंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ये पढ़ा, इसी के बलबूते पे हम एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सदिशों के मध्य कोण। क्या बोलेंगे भैया, दो सदिश है तो दो सदिश के मध्य में कोण कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट सी बात अगली, दो सदिश ए और बी के मध्य कोण, दो सदिशों के शीर्ष या पूंछ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शीर्ष या पूंछ के मध्य छोटे कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। अभी स्टैंडर्ड परिभाषा है कोण कैसे लेना है, तो उसको कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मान के चलो तुम्हारे पास एक ए सदिश है और ये एक बी सदिश है, तो ये ए और बी के मध्य कोण कौन सा होगा, तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, दो कोण संभव है, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, या तो इधर वाला होगा या तो उधर वाला होगा। तो सर कौन सा कोण मैं बोलूं, छोटा वाला कोण, है ना। तो मुझसे पूछे कि भाई बता ए और बी के मध्य कोण कौन सा है, तो ए और बी के मध्य कोण ये थीटा होगा, ये कोण नहीं होगा।
आ रही है बेटा बात समझ में, है ना। ऐसे ही मान के चलो, ऐसे ही मान के चलो, हमें ऐसा बोलेंगे या तो शीर्ष शीर्ष हो या पूंछ पूंछ हो, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया भैया। तो ये कोण कितना है वो पता करेंगे, तो ये कोण दो सदिश ए और बी के मध्य कोण कहलाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मान के चलो सर ये एक पी सदिश था और ये एक क्यू सदिश था, तो क्या मैं यहाँ पर पी और क्यू के मध्य जो छोटा कोण बोल रहा हूं वो सदिशों के मध्य कोण बोल सकता हूं? जैसे मान के चलिए कोई थीटा है, तो क्या ये सदिशों के मध्य कोण होगा थीटा? कतई नहीं, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर और पूंछ मिल रहे हैं, शीर्ष और पूंछ मिल रहे, नहीं नहीं नहीं, हमें शीर्ष और शीर्ष या पूंछ और पूंछ मिलानी है, तभी उनके मध्य हम कोण परिभाषित कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कोण थीटा कितना होगा? तो इनके मध्य कोण थीटा है क्या? नहीं है। तो सर अगर ऐसी स्थिति मेरे जीवन में आ गई कि जब मेरे पास, है ना, जब मेरे पास क्या हो रहा है, जब सदिश शीर्ष, या लिख दो, जब एक सदिश का शीर्ष और दूसरे की पूंछ और दूसरे की पूंछ संपर्क में हो, तो कैसे निकालेंगे? कैसे करे? ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, अभी जो मैंने तुझे उसी को ध्यान रख। देख ऐसा करो, यहां पर ये पी था सर, ये पी सदिश था, है ना। अब क्यू सदिश ये रहा, अब क्यू सदिश में चाहूं तो ऊपर ले जाऊं, पीछे ले आऊं, कहीं भी ना चालू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, ये सिर्फ ये इसका सिर्फ ये पूंछ थी और यहां से आ रहा था, इसको मतलब पीछे खसका लिया, क्योंकि इसी लाइन पर मैं खसका भी दूं या इधर कहीं भी ना चालू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहां पर इसे थोड़ा सा पीछे ले गया और ये मैंने देखा, अच्छा ये अब इनका शीर्ष से शीर्ष मिल गया, तो ये कोण थीटा इनके मध्य कोण हो जाएगा, ये थीटा कोण इनके मध्य कोण नहीं कहलाएगा। या हम ऐसा भी कर सकते थे, या मैं ऐसा कर सकता था कि सर यहां पर क्यू जो है उसे तो रहने दो, क्यू जो है उसे तो रहने दो, जो पी है उसे, ये पी यहां पर था, पी को मैं और आगे ले गया, तो ये पूंछ से पूंछ मिल गई, तो ये वाला कोण भी थीटा में बोल सकता हूं, है ना। ये पी हो गया और ये वाला कोण थीटा भी मैं सदिशों के मध्य कोण बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि यार ये कोण देखना, ये कोण नहीं देख कैसे आएगा, मैं तो ये बोलूं या ये बोलूं बात बराबर है। इसलिए बोलूं शीर्ष से शीर्ष या पूंछ से पूंछ मिलाओ, तो सदिशों के मध्य कोण रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं। सर एग्जांपल कहा दो, देखो बेटा यहां पर मुझे बोला है ये पी सदिश है, ये क्यू सदिश है, ये कोण 60 डिग्री है, तो मुझे सदिश के मध्य कोण कितना होगा? तो सर सदिश के मध्य कोण यहाँ पर 60 डिग्री। अरे पूंछ से पूंछ मिल रही है, क्या सोच रहे हो यहाँ पर? तुम तो वास्तव में भैया डिफिकल्ट एग्जांपल है। अरे नहीं बैठ, ये पूंछ से पूंछ मिल रही है ना, तो होगा। अब ये यहाँ पर 120 मत बोल देना, 100 या तो 360 माइनस 60 में बोल देना, पीछे वाला मत बोलना, छोटा वाला कोण बोलने का उनको। अच्छा अब देख, अब तेरे होगी मजे। तो देखो यहाँ पर ये एक सदिश था, ये एक सदिश था और इनके मध्य कोण यहाँ पर 120 डिग्री था। अब बताओ कि ये ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण कितना है? ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण कितना है? तो अब कैसे करेंगे ए और बी के मध्य कोण? गुरुजी कैसे किया जाए? देख बालक कैसे करेंगे, यहाँ पर या तो ए को आगे खसका दे या बी को नीचे लिया, कुछ भी कर ले, एक ही बात होगी। तो पहले क्या दिया है वो बना लो। यहाँ पर सर हमें जो दिया है उसको दूसरे तरह से बना देते हैं। ये सर एक ए दिया है और यहाँ पर बी दिया है। अच्छा सर ऐसा नहीं, थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब मेरे को ये कोण तो से दे दिया, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, मेरे को यहाँ पे या तो ए को आगे ले जाऊं या बी को पीछे ले जाऊं। तो मैं ए को आगे ले गया तभी तो उसमें इससे पूंछ और पूंछ मिल पाएगी, मैं ए को आगे ले गया। तो अब ये वाला कोण मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। तो ये कितना है सर? ये वाला दिया है हमें 120 डिग्री। अरे फिर से देख, यहाँ पर ये ए को मैं आगे ले गया, ए को मैं क्या कर गया, आगे ले गया। तो यहाँ पे ये कोण तो मुझे 120 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण कितना है मुझे पता करना होगा, मुझे ये वाला कोण पता करना होगा। तो कैसे पता करूं मैं ये वाला कोण, ये वाला कोण? तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना? अरे भैया ये एक सरल रेखा बन गई, ये 120 डिग्री, ये वाला कोण थीटा कितना होगा? थीटा होगा 180 माइनस 120 डिग्री, या ये होगा 60 डिग्री। मेरा जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। तू चाहे तो इस बी को पीछे जाकर देख ले, ये वाला कोण भी फिर से वही आएगा, है ना। अरे अगर बी को पीछे बी को पीछे ले गए, बी को पीछे ये वाला कोण भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो आसानी से हम सदिश के मध्य कोण निकाल सकते हैं। इस पर एक और दिलचस्प सा सवाल कर लेते हैं हम, है ना। जल्दी से सवाल को पढ़ो। आपको बोला गया यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो अब इस समबाहु त्रिभुज में आपको बोला है कि यहाँ पर AB और AC और A, ध्यान से मिलना, सदिश AB और AC और AB और BC के मध्य कोण बताएं। बताओ भैया क्या आंसर है? सोच देखो कैसे करे ये सवाल हम। देखो ए कहां है? पहले AB सदिश, तो सर AB सदिश ये रहा, तो AB सदिश ये रहा, तो AB सदिश को अलग से बनाओ, A से शुरू करके B पर खत्म, AB सदिश ये रहा, ठीक है। अच्छा AC सदिश कहां है? AC सदिश ये रहा, ध्यान से देख, ए बी सदिश और ए सी सदिश, मतलब जो ए से शुरू हो और सी पर खत्म हो, उस एरो पर मत जा, उस एरो पर मत जा, वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए है ना। उस एरो के भावनाओं में मत बह, ये सोच दिमाग लगा कि कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है, इस एरो की भावनाओं में मत बह जाना, है ना। उसने वो केवल ऐसा बताया है कि अच्छा ये ए बी सदिश इधर होगा, ए बी इधर है, बी सी इधर है, सी इधर है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसने मुझे किसके मध्य कोण पूछा है? ए बी व ए सी, तो ए सी कहां होगा? ए से सी ये रहा, तो ये कोण कितना है? सर पूरा त्रिभुज बन रहा था, तो ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण, मतलब ये कोण 60 डिग्री है। तो पहले वाले का आंसर तो एकदम चुटकी बजाते आ गया, 60 डिग्री। दूसरा सोच, ए बी व बी सी सदिश, है ना। तो ए से शुरू करना है, बी पर जाना है, तो ए बी सदिश क्या होगा? सर ए बी सदिश तो फिर से ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए बी सदिश तो ये रहा। अच्छा बी सी सदिश कहां से कहां तक होगा? अब आएंगे मुझे, बी से शुरू करना है, सी पर जाना है, ये रहा बी सी सदिश। तो अब यहाँ पर इनके मध्य कोण कितने होगा? ये बताओ सर। यहाँ पर मुझे पता है ये वाला कोण थीटा है 60 डिग्री, लेकिन क्या ये ए बी और बी सी सदिश के मध्य कोण कहला सकता है? क्या इसकी इतनी औकात है? बिल्कुल नहीं है। क्यों सर? ये सिर है, ये पूंछ है, सिर पूंछ मिल रहा है, तो सिर और पूंछ मिलते बेटा, तो वहां पर वो उनके मध्य कोण नहीं कहलाता। तो क्या करना होगा गुरुजी? इसको आगे ले जा या इसको पीछे लिया? तो यहाँ पर हम इसको फिर से बनाएंगे। हमने क्या किया सर? काम करते हैं, बीसी को वहीं रहने देते हैं, ये बिंदु सी रहने दो, ये बिंदु बी रहने दो। हमने क्या किया? इसको और आगे ले गए, तो इसको आगे ले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया है? देखो भैया, अब ये कोण मेरा आंसर होगा, तो ये वाला कोण ऑलरेडी 60 डिग्री था। देख ध्यान से, मैंने क्या किया? ये सदिश को आगे बढ़ा दिया, ये सदिश को आगे बढ़ा दिया, तो ये सदिश को जैसे ही आगे मैंने बढ़ाया तो ये ऑलरेडी 60 डिग्री था। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो मेरा जो आंसर होगा वो 120 डिग्री होगा। यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो 120 डिग्री आएगा। बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल, है ना। बीसी कहाँ है? ये रहा, ए बी कहाँ है? ये रहा, है ना। तो इनके मध्य कोण 60 डिग्री नहीं हुआ, इसको आगे ले जाना पड़ेगा, तो 120 डिग्री मेरा आंसर है।
क्लियर इतना बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और एक और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी सब कुछ देखा उसमें दो बातें देखी, एक सदिश देखा और फिर हमने देखा कि सर एक सदिश नामक चीज आपने बताया, लाइन की जरूरत है, उसकी जो दूरी है वो परिमाण बता दिया आपने। अच्छा, दिशा भी बताई सर आपने। हाँ, लेकिन सर ऐसा अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं या सोचूं कि जैसे मान के चलो उनको बताना है कि 50 न्यूटन का फोर्स है, तो 50 न्यूटन के फोर्स के लिए मैं कैसा करूंगा? 50 न्यूटन का फोर्स पूरा दिशा में, क्या 50 मीटर की लाइन खींचूं मैं? 50 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा? नहीं, ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया? हमने ये परिमाण और दिशा को चिह्नित करने के लिए कुछ सदिश बना लिया। परिमाण और दिशा को चिह्नित करने के लिए क्या बना लिया? कुछ सदिश बना लिया, है ना? तो ये आप समझ सकते हैं सदिश का प्रकार भी है ना? सदिश के काफी सारे प्रकार भी होते हैं, लेकिन हमें उस सदिश के प्रकार से कोई मतलब है नहीं। अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट होता तो आपको समझ पड़ता कि देख एक सदिश होता है ना, एक दो सदिश होते हैं जो समतलीय सदिश होते हैं, फिर उसके बाद में एक सदिश होता है ये सॉरी एक सदिश होता है एकांत सदिश होता है, फिर ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे सदिश हम आपको पढ़ाते हैं। समकोणीय सदिश होते हैं, हमें उस सबसे मतलब नहीं है, सदिश के प्रकार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमें ये पढ़ना है कि सदिश में वास्तव में रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जो छोटी मोटी बातें तुम समझ सकते हो। समतलीय सदिश बोला क्या मतलब एक ही तल में है, समतलीय हो गए। अच्छा, अगर मतलब समकोणीय सदिश मतलब क्या हुआ? उनके मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। कॉपी में आ सकता है समकोणीय सदिश क्वेश्चन मिल गया, दो सदिश समकोणीय है, तो समकोणीय सदिश मतलब क्या हो गया? उनके मध्य कोण जो है सर वो 90 डिग्री है ना? तो वैसे ही उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास एकांक सदिश क्या होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का सदिश है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एकांक सदिश। अब हमें क्या हो रहा था, ध्यान सुना, हमें क्या हो रहा था, हमें पता चल गया कि सर ये एक ए सदिश है ना? तो आपने बोला कि ए सदिश के पास दो चीजें होंगी, एक इसका परिमाण होगा और एक इसकी दिशा होगी। तो यार हम इसे चिह्नित कैसे करें? हम बताएं कैसे कि क्या परिमाण है क्या दिशा है? तो उसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशन निकाला, कुछ जुगाड़ जमाई ना। हमने बोला कि जब भी आपको किसी भी सदिश का परिमाण बताना होगा, निकालते कैसे वो देखेंगे अभी, लेकिन अगर किसी भी सदिश का परिमाण बताना होगा तो आप क्या करो? उस सदिश के ऊपर से मॉड लगा दो, क्या लगा दो? मॉड लगा दो, तो ये उसका परिमाण हो जाएगा। परिमाण मतलब क्या है कि खजाना W से कितनी दूरी पर है? तो खजाना W से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये परिमाण हो गया। ठीक है, और दिशा तो तुम सुनकर आए नहीं थे, भागा बोले भैया चलो लाल खजाना मिला, तुम भी वहीं थे मुझे पता है। हां, तो तुम भी भाग वहां से दिशा पता नहीं करते। तो दिशा को हम कैसे चिह्नित करें? तो देखो एक कॉमन सेंस की बात समझते हैं कि मान के चलो मेरे पास एक सदिश है, उसको अगर मैं उसे परिमाण से भाग दे दूं, है ना? सदिश में दो चीजें, परिमाण और दिशा। पीछे मत पड़, मैं जो बोल रहा हूं सुन। तो परिमाण को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगी? केवल दिशा, है ना? तो दिशा का काम क्या है? मतलब या एक ऐसा सदिश जो मुझे केवल दिशा बताए, है ना? ऐसा सदिश जो मुझे केवल दिशा बताए, उसे मैं ए के ऊपर टोपी बना दूंगा, है ना? हां, या टोपी बना दी, जो दिशा बना रहा है बता रहा है उसके ऊपर टोपी बना दी। तो ए के ऊपर दिशा मतलब टोपी बना दी, तो इसी को दिशा वाले सदिश को ही हमने एकांक सदिश बोला। क्या बोला? एकांक सदिश। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। एकांक सदिश है क्या भैया? एकांक सदिश का परिमाण एकांक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, नाम से ही समझ में आता है एकांक सदिश का जिसका परिमाण एक है। देख अगर मान के चल रामलाल ने तुझे बताया होता कि पेड़ से 37 डिग्री का, पेड़ के वहां पर धरातल से 37 डिग्री के कोण पर सोना लगा है, खजाना लगा है, तो 37 डिग्री का कोण। अच्छा, ये तो मुझे इसने दिशा बता दी, लेकिन कितना नीचे है ये नहीं बताया, फिर से अधूरी जानकारी। ठीक है, तो ये वो 37 धरातल से 37 डिग्री के कोण पर है, तो वो क्या हो गया? दिशा हो गई। ठीक है, तो उसको हम चिह्नित कैसे करेंगे? बताएंगे कैसे? उधर जाने का है, उधर जाने का, उधर जाने का, उधर जाने का, तो वो हम एकांक सदिश से बताएंगे। ठीक है, एकांक सदिश मतलब एक ऐसा सदिश जिसके पास केवल और केवल दिशा हो, बस। ठीक है, तो अगर केवल दिशा है तो परिमाण क्या शून्य होगा? अरे यार, परिमाण शून्य हो गया तो जीरो हो गया पूरा। परिमाण एक होगा, एकांक सदिश मतलब कि इकाई परिमाण। तो ऐसा सदिश जिसका यहाँ पर एकांक परिमाण एकांक होता है, इसको दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना? एकांक सदिश को हम ए कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के द्वारा निरूपित किया जाता है या निरूपित करते हैं। क्लियर बेटा? है ना? तो ये वही वाली बात है, यहाँ पे ए सदिश का परिमाण है और ये ए क्या हो गया? उसका निरूपण हो गया, एकांक सदिश का निरूपण। मतलब इसमें इसका परिमाण कितना है? एक है। ठीक है, अभी हम समझेंगे निकालते कैसे। ठीक है, बस हम ये देखेंगे अच्छा इसको लिखते कैसे। तो अब मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल भी लिख सकता हूँ, कैपिटल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मुझे कभी एकांक सदिश ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सदिश बटा उसका परिमाण, सदिश बटा उसका परिमाण लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा? एकांक सदिश आ जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ पे सदिश, अब सदिश को हम आज से ऐसे कह सकते हैं कि जो सदिश होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक परिमाण होगा और एक दिशा होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादातर ऐसे लिखेंगे, ना ये क्या हो जाएगा? ए का परिमाण गुणा दिशा, या ये ए का परिमाण गुणा दिशा, ये सदिश पूरा सदिश बन गया। सदिश की दिशा एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अगर कल को दिशा पूछेगा तो किससे दर्शाई जाएगी? एकांक सदिश से दिशा दर्शाई जाएगी। तो एकांक सदिश को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, एकांक सदिश पे और भी चर्चा करते हैं। अब जैसे मान के चलो, अक्सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मान के चलो कि मैं कल को अपना जो भी फिजिक्स पढ़ूंगा या अपन जो भी आगे बातें करेंगे तो हम यूजुअली बातें किसमें करते हैं? हम बातें करते हैं एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में। तो अब हमें एकांक सदिश पता चल गया कि अगर आपने इकाई इधर की दिशा, उधर की दिशा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ दिशा को स्टैंडर्ड मान रहे हैं। स्टैंडर्ड मान रहे मतलब कि हमने बोला कि यार देखो, अगर एक्स दिशा होती है, अगर मान के चलो तुम एक्स दिशा में चले तो इससे काम कितना आसान हो जाएगा वो हम समझेंगे, है ना? एक्स दिशा में चले तो एक्स दिशा का एकांक सदिश जो बोलते हैं हम, एकांक सदिश को हम आई कैप बोल देंगे, है ना? अच्छा सर आई कैप क्यों बोला? हाँ, तो एक काम का तेरा नाम लिख के उसके ऊपर कैप लगा ले, है ना? यहाँ पर आई कैप दुनिया वाले आई कैप बोलते हैं, इसलिए मैं भी आई कैप बोल रहा हूँ। दुनिया वाले वो बोलते हैं, मुझे भी बोलना पड़ता है ना, तो मैं तो ज्यादा थोड़ा पढ़ा हूँ, सवाल में आई कैप सोचना पड़ेगा। अरे यार हमको तो सर ने रामलाल का कैप पढ़ा था, यहाँ पर आई कैप लिखा हुआ है। ऐसे ही वाई दिशा का जो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश मतलब कि वो एक्स दिशा बता रहा है। जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा कि मेरा एक्स सदिश है 5 आई कैप, मैंने क्या लिखा? मेरा एक सदिश है 5 आई कैप। तो देख, अब इससे देखकर तू समझ गया, अच्छा रामलाल के पिताजी कहना चाह रहे थे रामलाल को खजाना जो है वो 5 आई कैप पे गड़ा हुआ है, मतलब एक्स दिशा में 5 जाना था। ठीक है, तो ये पूरा सदिश हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, ये इसका परिमाण हो गया और यह उसकी दिशा होगी। तो ये पूर्ण सदिश का निरूपण हमने सीख लिया। क्या ये बातें सदी अनुभव छात्र एवं छात्राओं को चमकती है। अब वाई दिशा में क्या होगा? वाई दिशा का एकांक सदिश, बोलो बच्चों बोलो, वाई दिशा का एकांक सदिश क्या होता है? तो सर वाई दिशा का एकांक सदिश हम देखें तो ये होता है जैप। क्या होता है? जैप। इसी प्रकार से जेड दिशा का एकांक सदिश जो होता है वो कैप कहलाता है। क्या कहता है? क्या जेड दिशा में। ये अच्छा जगह सा जेड, हाँ ये ऐसा ही जेड है, मैं ऐसा ही जेड बनाता हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड पे लाइन थोड़ी ना है, ऐसे लाइन वाली कॉपी थोड़ी ना मेरे पास कैसी कॉपी है? एक पन्ना है, खाली पन्ना। तो अब अभी मैं तुझे ऐसा लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा 2 और ये मैंने लिखा जेड। अब बता इसमें 2 कौन सा जेड कैसा है ना? तो आप ऐसा डिजाइन वाला बनाओ। अच्छा ठीक है, मैंने 2 कैसा बना दिया। अब बता कौन सा 2 है कौन सा जेड?
चक्कर लगाओगे ना, तो इसलिए मैं करता हूँ z के पास बीच में से कट लगा दिया। तो अच्छा ये मैं इस पे ठप्पा लगा दिया, तू z है तो ठप्पा लगा दिया ना, तो z का ठप्पा ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो z का मतलब ये z सदिश इसकी दिशा में। चलो भैया, तो अगर इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला कल को मुझे कोई बोले कि भैया मैं ऊपर की दिशा में j कैप में जा रहा हूं ना, मतलब मैं समझो अच्छा ये y में चला, कल को मुझे बोले अच्छा मैं k कैप में जा रहा हूं, मतलब ये z में जा रहा है। अच्छा इसी प्रकार से अगर मैं कल को, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, कल को मैं ऐसा बोलूं माइनस आई कैप मतलब क्या हुआ, माइनस आई कैप ये हुआ बेटा, ये आई कैप इधर है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये x दिशा है, ये y दिशा है, तो x इधर होता है, इधर क्या होता है माइनस x होता है, इधर y होता है, इधर क्या होता है माइनस y होता है। सर माइनस आई या x आई j के ऊपर x y z कर लेते हैं, हां भैया तो x y z कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बच्चा करता है। अरे दिमाग दुनिया में साइंस का पगले क्या, मतलब क्या हो क्या पगले है, तो बोलता है सर ये नए क्यों कर रहे थे, इसका x कैप y कैप z कैप लिख लेते, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो हां सर, तो तुमने जन्म समय पे ले लिया है ना, पहले पैदा हो जाते तो करवा देते, अब तो दुनिया में छप चुका है। तो यहाँ पर माइनस आई कैप क्या होगा, माइनस आई कैप मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऋणात्मक x दिशा, ऋणात्मक x दिशा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी सी बातें जो है समझ सकते, माइनस आई कैप माइनस जी कैप लिख सकते हैं, माइनस के कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर कल को एक ने बोला भैया कि एक सदिश था माइनस 10 के कैप, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 10 के कैप, मतलब ये z दिशा में माइनस 10 चला है, मतलब 10 चला है माइनस z दिशा में, मतलब नेगेटिव दिशा में चला है। z अगर तल के बाहर है तो माइनस z तल के अंदर होगा। तो ऐसे बहुत आराम से मैं समझ सकता हूं कि मैं सदिश के बारे में और मतलब ये सदिशों के बारे में मैं ऐसी बातें कह सकता हूं। क्लियर है बेटा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सदिश का एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज की क्लास का, जो हम कहते हैं सदिश का ज्यामितीय निरूपण, है ना। एकदम आसान सी बात है ना, क्या होता है अब ये समझना शुरू करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा एकांक सदिश के अलावा और भी कुछ प्रकार के सदिश होते हैं क्या? हमने बता दिया है ना। इसमें कभी कभार हमें एक शून्य सदिश भी बोल देते हैं ना, लिखवा देता हूं भैया, लिखवा देता हूं, यहां पे लिखो शून्य सदिश नामक चीज भी होती है। शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। आई बात समझ में है ना, ऐसा परिमाण ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। तो सर ऐसा परिमाण शून्य हो जाए तो ऐसे फालतू बात लगी? हाँ बिल्कुल, है ना, क्यों? क्योंकि ऐसा फालतू नहीं ऐसा आ सकता सवाल में, लेकिन ऐसा सदिश का परिमाण नहीं है, अब ऐसा सदिश हुआ तो ना दिशा है, अब दिशा का भी परिमाण नहीं है, है ना। तो इसका ऐसा जीरो वेक्टर, ऐसे जीरो के ऊपर ऐसे लगा दिया, ठीक है, जीरो वेक्टर, ये जीरो लिखा हुआ है ना, अगर मान के चलो एक सदिश था तो समझे जीरो, है ना, तो उसका परिमाण शून्य हो गया, तो शून्य एक कैप लिख दिया मैंने, ठीक है, ये क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस, हाँ देख, जैसे मान के चल यहाँ पर ये आई था, ये आई कैप में 5 था और ये माइनस आई कैप में 5 था, तो मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर इसका परिमाण सदिश क्या आएगा, तो तुम बोलोगे 5 माइनस 5 जोड़ दो तो माइनस 0 हो गया, तो ये शून्य आई कैप हो गया। क्या हो गया? शून्य आई कैप हो गया। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बल कुछ लगाया, लेकिन मैंने एक बार 10 लगाया, एक बार 10 लगाया, परिमाण तो शून्य हो गया, लेकिन दिशा भी वैसे शून्य है, लेकिन हम इसे परिमाणी को दिशा के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर शून्य परिमाण आ जाता है, लेकिन अगर दिशा रह जाती तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शून्य सदिश, है ना। ऐसे शून्य सदिश हमको ऐसा बोल सकता है कि जैसे मान लो इन दोनों परिमाणी क्या सदिश है, एकांक सदिश है, शून्य सदिश है, तो हम बोल सकते हैं इनका परिमाणी जो है वो शून्य सदिश होगा। ठीक है, तो अब अगर उसे ऐसा समझाना है या ऐसा पूछना है हमसे कि यार देख परिमाणी तो है, दो सदिश राशियों का परिमाणी तो है, तो सदिश राशि का परिमाण भी सदिश होना चाहिए, है ना। तो वो सदिश कैसे? शून्य सदिश हो जाएगा। क्लियर? शून्य है लेकिन सदिश भी है, तो वो शून्य सदिश नाम दे दिया हमने। इसे इंग्लिश में नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसे जो एकांक सदिश पढ़ा था ना, हम उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, याद रखना। सर यूनिट वेक्टर भी निकल गया मैं मुझसे, ध्यान रखना, उसे यूनिट वेक्टर कहा था। अच्छा सर, सदिश का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है ना, आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। क्या करना है देखो, मान के चलो मेरे पास यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण मतलब मेरे पास यहाँ पर एक यहाँ पर x, y, z, अब तुम्हें समझ में आएगा x कैप y कैप z कैप क्यों नहीं बोला था। मेरे पास x, y, z एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु है, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये O से, तो मुझे ये दिखाना है कि बिंदु P के लिए सदिश क्या होगा, या इसकी स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं हम इसको। अभी तुमने थोड़ा बहुत जैसे सरल रेखांकन पढ़ लिया ना, तो बोल सकते हैं बिंदु P के लिए स्थिति सदिश क्या होगा। तो देखो इसको हम कैसे बताएंगे सर, जैसे मान के चलो कोई x, y, z पे चला, तो पहुंचा, तो कैसे पहुंचा? ये x है, y है और तल के बाहर z होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल भी साथ साथ में करते जाते हैं, है ना। इसको हमने बोला कि एक बिंदु है 2, 5, 3, ठीक है। तो भैया ये एक आदमी यहाँ पहुंचा, तो कैसे पहुंचा होगा? तो ये कैसे पहुंचा होगा सर? x में 2 चला होगा, y में 5 चला होगा और फिर z में 3 बाहर निकला होगा, तो यहाँ कहीं है ना, हवा में होगा 2, 5, 3। तो इसमें लिखूं कैसे, है ना। तो अब देख ऐसे तो ये चला फिर थोड़ी देर और इंडिया, तो अरे ऐसा भैया तो पढ़ना पड़ जाएगा, है ना। जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति था, वो पहले 5 मीटर चला x दिशा में, फिर 3 मीटर चला y दिशा में, फिर 15 मीटर चला z दिशा में, फिर उसमें 4 मीटर चला माइनस z दिशा में, फिर उसके बाद 5 मीटर चला y दिशा में, फिर x दिशा में, फिर उसके बाद वो गया और फिर उसके बाद वो थोड़ा उसमें 15 मीटर चल गया, वो k दिशा में या z दिशा में। कुछ बोलते हैं आप तो, हाँ तो बोलते हैं ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ तुझे कि यहाँ से आसान कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे OP सदिश, O से शुरू हुआ, P पर से खत्म हुआ, ये होगा एक OP सदिश, और इसे हम लिखेंगे x चला किस दिशा में? I में, तो इसे I कैप बोल दिया। देखा था मैंने x कैप बोल दिया तो कितना गंदा लगता है, x कैप, y कैप, z कैप, कंफ्यूज करते ना, इसलिए उसे नया नाम दिया। फिर y चला j दिशा में, फिर उसके बाद z चला k दिशा में। तो ये मेरा एक सदिश का ज्यामितीय निरूपण हो गया, या मतलब एक सदिश मतलब एक ज्यामितीय रूप में एक निर्देशांक दिए हुए थे, तो उसको मैं सदिश रूप में लिख पाया। एकदम आसान सी बात होती है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये x दिशा है, y दिशा है, z दिशा में करना चला। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये सदिश था, इसको क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो मुझे। तो सर ये बिंदु बना दो, तो ये r बोल दिया मैंने, तो r सदिश में बोलूं, है ना। मतलब O से शुरू कर रहा हूं मैं, तो 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भैया ये इस पर टाइम पास सवाल ना करवाऊं मैं तुम्हें, कुछ और काम की बातें बताऊं ना। ये क्या है, इसमें क्या रखा टाइम पास सवाल से, तो ऐसे सवाल आप कर सकते हो ना। मान के चलो ये लेकर और नहीं करेंगे हम लेकर, तो ये था -5, 3, 6, ये एक निर्देशांक दिया है, सदिश बताना है, बताओ सदिश क्या होगा। तो सदिश लिखेंगे -5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, क्या है सोच रहा है माइनस, ये आंसर आ गया बस। ठीक है, ऐसा मुझे निर्देशांक दिए हुए तो मैं उसमें सदिश बता सकता हूं बड़े आराम से। देखो बेटा, अब ये तो सर हमें पता चल गया, है ना। तो इसको और जनरल रूप में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, और व्यापक रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं,
अगर मानते हैं मुझे कोई ए सदिश बताना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। मैंने क्या किया, ए था, जैसे मान लो ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश, 5 सदिश लिखना, तो सबको एक्स 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 कैसे करूंगा, है ना। तो इसके लिए क्या लिखा, एक्स ए वाई ए जेड, है ना। इसके निर्देशांक पूछता मुझसे, निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं, एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। अब इसमें डर क्यों रहा है यार, इतनी सी तो बात है, एक्स ए वाई ए जेड तीन निर्देशांक, मतलब तीन इसमें एक्स वाई और जेड के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर आसान आसान सी बातें हम इसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये तो सब हमने कर दिया, और इसके अलावा क्या करवा सकते हैं। देखो अब हमें क्या सीखना है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक सदिश दिया है, अब मैं इसको और छोटा लिख रहा हूं, के लिए एक ए एक्स आई कैप और एक ए वाई जे कैप सदिश ना। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये मुझे एक सदिश दिया है, तो मुझे इस सदिश का परिमाण क्या करना है, परिमाण, है ना। तो इससे हम क्या थोड़ा सा परिमाण और एकांक सदिश याद करेंगे, तो इससे क्या हम थोड़ा सा आगे चलकर जब हम तीनों की बात करेंगे, मतलब के कैप ले लेंगे, तो उसको कैसे हल करना है वो सीख जाएंगे, है ना। तो देखो ये क्या है, ए एक्स और ए वाई, एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक्स 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 ए वाई लिखना चलता है, एक्स ए वाई। इसको एक बार मैं बना कर देखता हूं, तो ये क्या होगा, एक बिंदु होगा यहाँ पर, देख अभी जेड नहीं है ना, जेड नहीं है, तो ये एक्स इधर होगा, एक्स ये दूरी एक्स होगी और ये वाली दूरी ए वाई होगी, ठीक है, तभी तो वहां पर पहुंचा। अब इसका परिमाण क्या होगा सर, परिमाण ये होगा, अरे यही तो सदिश है, यही तो सदिश है। तो अगर ये एक सदिश है तो ये मैं इसको ऐसा बोलूंगा, देखो ये एक ए सदिश है, यह एक ए सदिश, एक्स में को चला वाई में को चला, तो यहाँ पर इसका जो परिमाण है, मैं तुझे पूछ परिमाण में, लंबाई, ये लंबाई कैसे बताओगे, तो सर यहाँ पर ए का परिमाण हम बता सकते हैं अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस बाबा की जय हो, ये है लंब, ये है लंब, ये आधार, ये है कर्ण, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ सर कि यहाँ पर इस त्रिभुज से ये पाइथागोरस बाबा की जय हो और ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए के स्क्वायर के, ये लंबाई के परिमाण के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए का परिमाण सदिश होगा, वो होगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। अच्छा सर ये तो मुझे समझ में आ गया, और क्या पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाकर जाना चाहता हूँ बस, यार यहाँ पे कल को तुम्हें कोण पूछ लिया, कोण थीटा, मतलब एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ कोण, तो कैसे बताओगे। अच्छा तुम्हें ए वाई पता है, ए जेड पता है, ए एक्स पता है, ए वाई पता है, तो ये कैसे बताओगे, तो देखो बेटा कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें एक्स अक्ष के साथ कोण पूछा जाए, इसके साथ एक्स अक्ष के साथ कोण पूछा जाए, तो हम उस कोण को लिखेंगे tan थीटा। क्यों सर tan थीटा क्यों लिख रहे हो, sin cos क्यों नहीं लिख रहे हो। अबे तुझे ये अभी जो यहाँ पर a है वो तो निकाला ना, अगर नहीं निकालेगा तो कैसे आंसर पाएगा, मतलब सर मान के चलो तुम्हें बस यही दिया है, अब बोला कि परिमाण नहीं पूछा, दिशा पूछा, तो जानबूझ के परिमाण निकालेगा फिर दिशा निकालेगा, अगर sin cos लेंगे तो उसमें कर्ण आएगा, तो उसमें हम sin cos इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे tan, tan हमें पता है लंब बटे आधार होता है, तो हमारे पास ay भी है ax भी है, तो लंब हो गया ay और आधार हो गया ax, तो इस सूत्र से हम कोण बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे, क्या निकाल ले जाएंगे कोण, है ना। तो जैसे एक सवाल कर लेते हैं, इसमें एग्जांपल मान के चलो आपको बोला गया है कि यहाँ पर एक a सदिश है जो 3 i कैप प्लस 4 j कैप है, तो आपको पूछा इसका परिमाणी सदिश बताओ, एक्स अक्ष से कोण, साथ ही साथ दिशा, एकांक सदिश भी बताना है आपको। ओहो एकांक सदिश कैसे बताएंगे, यही तो सोचना है, चल बता देता हूं, पहले हिंट दे देता हूं यहाँ पर। एकांक अगर मुझे परिमाण पता चल गया तो एकांक सदिश बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कर लो ए सदिश बटा उसका परिमाण, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बटे में उसका परिमाण आ गया है वर्गमूल एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो ऐसे आसानी से हम याद कर सकते हैं। चलो तो अब हम याद कर लेते हैं, आखिरी सवाल करते हैं आज की क्लास का। तो सर यहाँ पे परिमाण याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आपने आसानी से बताया मुझे, ए का मॉड 14 स्क्रीन बॉक्स का आंसर लिख लो बेटा, ये हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर, ए एक्स कितना है मेरा, ए एक्स से 3, तो 3 का वर्ग प्लस यहाँ पर होगा 4 का वर्ग। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, भले तुम गिड़गिड़ा रो लो कि सर ये तो हमें नहीं आया, ये सब तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर लिख देते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूं ना, क्योंकि मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, मैं तुझमें ये हिम्मत पैदा करना चाहता हूं कि खुद से कर ना, क्योंकि उंगली पकड़कर तो मैं तुझे चला दूंगा, वो तुझे खुश भी हो जाएगा, तुझे मजा भी आएगा, अरे वाह क्या पढ़ाया भैया, बहुत मजा आया, इन्होंने तो हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज करके बताई हमें। लेकिन आज मैं कर दूंगा, कल भी मैं कर दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर दूंगा, लेकिन जिस दिन तू मुझसे दूर जाएगा, मतलब एग्जाम लिखने जाएगा, नीट की परीक्षा में बैठेगा, टेस्ट देने बैठेगा, तो उस दिन तू पीछे रह जाएगा, और उस दिन फिर याद आएगा यार ये स्टेप मैं कैसे सॉल्व करूं, ये कैसे करूं, ना ये तो कर जाएगा, फिर यहां से यहां में फंस जाएगा, गलत कर जाएगा। ठीक है, तो मैं हर एक क्षण के लिए तुझे तैयार कर रहा हूं, तो ध्यान दे, यहां से यहां खुद पहुंचो, है ना। और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही छोटी सी बात है, आराम से पहुंच भी होंगे लोग। इसी प्रकार से अगर मुझसे एकांक सदिश पूछते तो एकांक सदिश क्या हो जाता, एकांक सदिश जो होता सर, इसका एकांक सदिश होता सदिश बटा उसका परिमाण। तो यहाँ पर क्या है, सदिश क्या है 3 i कैप प्लस 4 j कैप बटे में परिमाण, परिमाण कितना है 5, परिमाण कितना है 5, तो बस आंसर आ गया, तुम चाहो लिख लो 3 i कैप बटा 5 प्लस 4 बटा 5 j कैप, ये इसका इकाई सदिश है। अच्छा सर एक्स अक्ष के साथ कोण, तो tan थीटा लिखना सीखा, tan थीटा लिखना सीखा ay बटा ax, ठीक है। ay कितना है, ay सर y दिशा में है, ये 4, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हैं हम, x का माने 3 और ay का माने 4। चलो तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं ay बटा x मतलब 4 बटा 3, देखो भैया 4 बटा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर से tan थीटा 4 बटा 3 है, तो थीटा का मान है 53 डिग्री। फिर से कॉपी के पन्ने पलटा, दिमाग खोल, दिमाग पे प्रेशर डाल और सोच कि ये कैसे लिख दिया मैंने, है ना। मैंने सिखाया 1 3 4 5 का त्रिभुज होता है, उसमें 4 बटा 3 होता है तो कौन 53 डिग्री होता है। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो पीट पीट के सिखाकर मानते हैं, है ना। मेहनत करने से मत घबरा भाई, ना मेहनत करने से कभी मत घबराओ, मेहनत जो है तुम्हारी वो तुम्हारे पास लौट कर हमेशा वापस आएगी। धरती गोल है, जो आज तूने करा वो कल जरूर पाएगा। चलो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हमने बाकी सारी चीजें बेसिकली सीख ली है। इसमें अगर लास्ट बात ax प्लस ay प्लस az हो जाता तो मैं कैसे सॉल्व करता, तो इसमें परिमाणी सदिश जो लिखते बेटा हम, उसमें अगर 2 है तो 2 कर लो, x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे इसका कोण कैसे लेते हैं वो आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। हाँ भैया क्विज के रूप में 2 सवाल कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, इनका जवाब बता दो, आसान आसान से, बहुत ही आसान आसान से 2 सवाल है। फिर अगली क्लास में हम इसी पर और चर्चा करेंगे, 2 सदिशों का योग कैसे करते हैं वगैरह सब पर बातें करेंगे। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने, सदिश दिया गया है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा, मतलब एक्स अक्ष में यह कितना चला, ये बताना। ध्यान से सोच कर और देख कर करना, नजर हटी दुर्घटना घटी। 10 सेकंड का समय, समय ज्यादा ले लो, 10 सेकंड का सवाल बस।
चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप कैसे करेंगे? एक्स अक्ष पर 4 हो गया, अरे एक्स अक्ष पर 4 हो गया, 4 आंसर आ गया, नहीं आया। ध्यान से देख, लिखा हुआ 3 आई कैप प्लस 4 के कैप लिखा है, इसमें जे तो है ही नहीं। अरे जे नहीं है तो मतलब जे में शून्य है, ये होगा शून्य जे कैप प्लस 4 के कैप। नजर हटी दुर्घटना घटी, शून्य सही आंसर होगा। अगला सवाल। हाँ भैया, आपको निर्देशांक दिए गए हैं और आपको सदिश बताना है, एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। उम्मीद है सभी का सही हुआ होगा। चलो भैया कैसे करेंगे सर? यहाँ पे तो बहुत ही आसान, 3, 2, 5, तो ये हो गया 3 आई कैप, एक्स में 3 चला है, प्लस वाई में कितना चला है? 2 चला है, तो जे कैप और 5 की कैप। एकदम आसानी से हमने से हल कर दिया है क्या ऑप्शन में? देखो जरा, 3, 2, 5, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमने सदिश के बारे में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, सदिश क्या होते हैं। अगर मुझे एक सदिश को चिन्हित करना, सदिश वो चीज होती है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर मुझे एक सदिश चिन्हित करना है, ए बिंदु है या बी बिंदु है, अगर ए बी के बीच में सदिश है, मैं इसे ए बी सदिश लिख सकता हूं। अगर एक्स है या वाई है, इसके बीच में सदिश है, तो मैं इसे एक्स वाई सदिश लिख सकता हूं। जहां से शुरू हो रहा है, जहां को खत्म हो रहा है, वहां से वहां तक सदिश के रूप में से लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा भैया कि दो सदिश के मध्य कोण अगर लेना है तो सिर से सिर हो या पूंछ से पूंछ हो, और उनके बीच में जो छोटा कोण हो वही दो सदिश के मध्य कोण कहलाएगा, वरना सदिश के मध्य कोण नहीं होगा। ये वाला कोण अगर है तो सदिश के मध्य कोण नहीं है, जैसे ये और ये सदिश के मध्य कोण नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट सी बात पर, जिसको हमने एकांक सदिश किया, कहा कि अगर एक सदिश है तो उसकी जो दिशा है, मतलब सदिश को कैसे चिन्हित करेंगे? परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर अगर एक सदिश है तो उसका परिमाण कहलाता है और ये दिशा कहलाती है। तो ये जो परिमाण है उसको निकालने का हमने सूत्र देखा, ये होगा सर ax प्लस ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर का वर्गमूल। ये परिमाण निकालने का सूत्र हो गया। और ये क्या है भैया? दिशा। दिशा क्या होता है? एकांक सदिश जो होती है वो दिशा होती है। एकांक सदिश जो है वो दिशा देता है। तो एकांक सदिश कैसे निकाल सकते हैं? सदिश बटा उसका परिमाण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एकांक सदिश, तो सर ये हो जाएगा सदिश बटा उसका परिमाण कर देंगे तो वह एकांक सदिश आ जाएगा। क्लियर है छोटी सी कहानी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। चलो फिर ज्यामितीय निरूपण में आपको बात बता ही दी, थोड़ा ज्यामितीय निरूपण से रिवाइज हो ही गया है कि अगर मेरे पास x, y, z अगर एक बिंदु है तो मैं a सदिश का लिख सकता हूं या o a सदिश का लिख सकता हूं। ये हो जाएगा सर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के, अपना जो भी दिया है उसमें i कैप j कैप के घुसा दो। ठीक है बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम, है ना। और हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अब कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम सदिशों पे और चर्चा करेंगे, सदिशों के योग पर चर्चा करेंगे, उस पर सवाल करेंगे और सदिश के घटक लेना सीखेंगे। ठीक है बेटा? आज की केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी सदिश के लिए, अब कल सदिश पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चाओं के साथ मिलते हैं। जितना बड़ा रिवाइज कर लेना बेटा, मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।